Hello everyone. In this chapter we will start. This is chapter number 13 of NCERT, nuclei. We know that in plus 2 class unit number 8 there are two chapters, atoms and nuclei. Chapter 12 we have done atoms, and this is nuclei, 13 chapter number 13 number chapter. Okay, these are the most important topics of this chapter. So first topic is nuclear binding energy and mass defect. Nuclear binding energy and mass defect. बात न्यूक्लियस की बात करेंगे. न्यूक्लियई है नाम इसका चैप्टर का. तो एटम है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है. ठीक है, और बताऊंगा केमिकल सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का. तो हम इसमें यूज़ करेंगे. पहले तो बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट की. मास डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो हम जानते हैं न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. ठीक है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देखो ये एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, एक प्रोटॉन का मास. और कितने प्रोटॉन है तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन a माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास mn, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस. तो हुआ क्या, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सेपरेटली अलग अलग ऐड किया गया तो वो न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा आया. ठीक है, तो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसका मास कम था अगर हम इंडिविजुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंबाइन करें. ठीक है, तो ये डिफेक्ट, ये जो मास में डिफरेंस आया, मास डिफेक्ट, ये इसी डिफरेंस ऑफ द मास को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट. ठीक है, ये है मास ऑफ द न्यूक्लियस. रेस्ट ये न्यूक्लियस है, टोटल न्यूक्लियस का. बाइंडिंग एनर्जी, अभी मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी का क्या रोल है कि जो बाइंड करके रखे किसको, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं. ठीक है, या फिर अनदर टर्म्स में बोल सकते हैं कि हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए न्यूक्लियंस में, और न्यूक्लियंस इतनी दूर सेपरेट हो जाए ताकि वो दोबारा इंटरेक्ट कर ही ना सकें. तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराओ ताकि न्यूक्लियस टूट जाए न्यूक्लियंस में. एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, ये एक्सप्रेशन है बाइंडिंग एनर्जी का. ये वाला बिल्कुल सिंपल है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो लिखते हैं. देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, जब भी दो पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो मास, जब भी जो पार्टिकल कंबाइन करेंगे तो अलग अलग मास होगा. तो हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले रहे हैं, तो जो डेल्टा एम है यहाँ मास डिफेक्ट है. मास एनर्जी रिलेशन से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ पर चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. अगर यहाँ पर देखो इसमें तो प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी विद इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन भी, अभी इसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, अगर इलेक्ट्रॉन भी लेना है तो इसके साथ मैंने इसको पहले लिख दिया. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. तो ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट कर लिया हमने. ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था. और ये इसके देखो, ये इसको हमने क्या लिखा है, मास ऑफ द एटम. ये पूरा क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भी है. मतलब हमने यहाँ पर प्रोटॉन भी ले लिया, न्यूट्रॉन भी ले लिया और इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो पूरा एटम बन गया. तो ये पूरे एटम का मास है. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Mn प्लस जेड एम ई. तो हमने पता क्या किया, ये वाली इक्वेशन को इसमें रखो, डेल्टा एम को इसमें रखेंगे, इसमें जेड एम ई ऐड किया, जेड एम ई सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, जेड एम ई तो ऐड करेंगे इसमें, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे डेल्टा एम में, जेड एम ई ऐड करेंगे, जेड एम ई सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो जो बनेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग करके न्यूक्लियस, ये हमारा एटम बन गया. बाकी ये इसमें क्या बच गया, जेड एम ई. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी थी बहुत कम थी, नेग्लिजिबल थी, तो ये तो जीरो मान ली. तो ये जीरो हो गया, तो ये तो पूरी राइट साइड भी जीरो हो जाएगी, पर से ये तो जीरो नहीं है, इसकी ब्रैकेट होएगी जीरो. इसको ब्रैकेट को जीरो रखोगे तो एम एन क्या बचेगा, ये एज इट इज ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस. अब मैं क्या करता हूँ, इस एम एन को कहाँ पर पुट करता हूँ, पहले तो आपको क्या करना है, डेल्टा एम को यहाँ रखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी. ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा एम को पुट करोगे तो ये आ जाएगा, इंटू में सी स्क्वायर हो जाएगा इसके. और इसके अंदर डेल्टा एम के अंदर एम एन है, एम एन की वैल्यू ये रही, वो यहाँ रखोगे, ये आ गया. तो पुट करने के बाद डेल्टा ई भी कितना आएगा, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, ये जेड एम ई आ गया. ठीक है ना, हमने एक सिंपल सी बात की, एम एन की वैल्यू रखी है यहाँ पे और कुछ नहीं किया. ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे तो माइनस बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस को गया प्लस को गया, इंटू सी स्क्वायर.
प्रोटॉन वाले का और इलेक्ट्रॉन का मास कंबाइन करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन और मास के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास को कंबाइन करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन। ये एज इट इज आ गई, ये एज इट इज आ गया N2C²। तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें हाइड्रोजन का मास है, इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस एटम का मास है। तो ये एक्सप्रेशन ये लर्न कर सकते हो आप। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक कॉन्सेप्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। अभी बात करेंगे, इसमें कुछ स्टेबल होंगे कुछ अनस्टेबल होंगे। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो या मास नंबर से डिवाइड, इसको ए से डिवाइड करो मास नंबर से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसमें कुछ नहीं करना, 0 से शुरू करेंगे। देखो मान लो यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 से लेकर 50 एटॉमिक मास, 150 200 250, ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है और ये यूरेनियम है। इसमें सबसे ज़्यादा मैंने अभी थोड़ा सा बनाया है, इसको अलग से लिखा है। ये देखो, जो इवन एटॉमिक नंबर, सॉरी, जिनका एटॉमिक मास 2 से 20 के बीच में है, एटॉमिक मास जिनका 2 से 20 के बीच में है, तो ए यहाँ पर मास नंबर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ए मास नंबर है 2 और 20 के बीच के लिए, जैसे हीलियम आएगा, कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है। अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो इवन एटॉमिक नंबर वाले की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और वो ज़्यादा स्टेबल है, ओड वाले की कम है तो कम स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी को दिखाता है। जितना इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, आयरन की। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है, यानी कि कुछ न्यूक्लियाई तो न्यूक्लियर फिजन करेंगे और कुछ न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। ज़्यादातर जो हाई, मतलब जिनका हैवी न्यूक्लियस है, जैसे यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव के बारे में। इसमें जिनका जो हैवी न्यूक्लियस है उनके पास वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं हैवी, क्योंकि बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा छोटे में तो न्यूक्लियर फिजन होगा, ठीक है। और ये छोटे वाले हैं, छोटे वाले कंबाइन होकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये बात कंप्लीट होगी बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट की और मास डिफेक्ट की। इसी तरह से रेडियो एक्टिव डीके लॉ है हमारे पास। रेडियो एक्टिव डीके लॉ में है क्या, कि जितने भी, मान लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हुए पर सेकंड, मान लिया शुरू में एक, मान लिया ये हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स है जो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, बताऊंगा मैं उसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की बात करेंगे हम, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव, बीटा में नेगेटिव और गामा तो अनचार्ज है, ठीक है ना, रेडिएशन है वो। तो मान लिया इस जो ये एक ऑब्जेक्ट है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, इसमें टोटल जो अभी न्यूक्लियाई थे वो कितने प्रेजेंट थे, मान लिया n। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे शुरू में, n नॉट। तो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए टाइम के साथ, dN/dt। दो डिसइंटीग्रेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, जो बच गए हैं। देखो मान लिया शुरू में n नॉट थे, कुछ निकल गए, जो निकल रहे हैं वो dN/dt हैं और जो बच गए हैं वो n है, बस ये बच गए हैं वो n है। तो इसको मैंने लैम्डा यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, n वाले को उधर dt को उधर चला गया, इंटीग्रेशन करेंगे dt का t आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx का होगा log x, यानी कि log n, ये बचेगा। इसमें शुरू वाली कंडीशन देखोगे, जब इनिशियली कितने थे n नॉट, जब टाइम 0 है, इसमें पुट करो t0, n की वैल्यू कितनी है n नॉट इक्वल टू c कितना आ गया, log आ गया, c कितना आ गया log n नॉट। तो ये c की वैल्यू यहाँ रख लो, तो ये आ जाएगा log, ये इसमें ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ c की जगह log n नॉट आ जाएगा। इसको इधर करोगे तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा, ये एज इट इज। m माइनस n क्या होता है, log m/n, ये एज इट इज। इसको एच डी रखोगे, लोग उधर जाकर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ई की पावर में लिखा जाएगा सारा, एन नोट उधर मल्टीप्लाई में चलेगा। तो ये डी के लो है, इसको क्या बोलते हैं, डी के लो, ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन लो। इसी तरह से इक्वेशन हमारे पास, अगर मैं टी की वैल्यू को 1/λ पुट करूं, टी यहाँ टाइम इंटरवल है, लैम्डा यहाँ क्या है, डी के कॉन्स्टेंट। तो डी के कॉन्स्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल। लैम्डा उधर ले जाओ, टी इधर आ जाएगा, लैम्डा क्या जाएगा 1/t। इसको बोल सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल फॉर विच
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेड्यूसेस टू 36% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखो करना कुछ नहीं, टी की वैल्यू को 1/λ रख दो यहाँ पे, तो यहाँ -1 आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला गया एन नोट, यानी कि 1/e टाइम्स ऑफ एन नोट है। अब देखो 1/e को अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना, तो ये कुछ आता है 0.0368, तो ये मैं इसको मान लेता हूँ, इसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर लिखूँ इनटू एन नोट एज इट इज, तो ये कुछ बनेगा 36.8% ऑफ एन नोट, यानी कि वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वो टाइम इंटरवल है जिसमें कि हमारे जो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो कितने रिड्यूस हो गए, 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, एन नोट। ठीक, ये था रेडियोएक्टिव डीके लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखेंगे। हाफ लाइफ वाला ये पार्ट है और मीन लाइफ वाला ये पार्ट है, ये दोनों भी इसी के मतलब कंटिन्यूशन में आते हैं टॉपिक। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ से लिखता हूँ इसको मैं, और वो जो टाइम जिसमें जो हमारा जो सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, हाफ। ठीक है, मान लो इसके ये रेडियोएक्टिव सोर्स है, इसमें 10 न्यूक्लियाई हैं, 10 में से 5 निकल गए, 5 जितने समय में निकले वो उसका हाफ लाइफ है इस सब्सटेंस का। तो टी हाफ और डिसइंटीग्रेशन लैम्डा में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है, हम इस फॉर्मूले को जानते हैं। अगर हाफ करें तो एन को n0/2 रखूंगा, जब टी कितना था, टी हाफ हो गया था, एन नोट से एन नोट कटेगा, ई की लैम्डा ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का बन जाएगा, 2 उधर चला गया, ये आ जाएगा। लॉग ले लो, log 2 बचेगा, ये log e, ये ऊपर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, लैम्डा टी की हाफ, लैम्डा 2 टी हाफ, log e बचेगा, log e, और इसका बेस भी e है, log e बेस टू दी बेस e होता है 1, तो टी हाफ क्या आएगा, log 2/λ आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693 बाय में लैम्डा, यानी कि रिलेशन है टी हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच में। देखो बेटे, अब मीन लाइफ भी निकाल सकते हो आप। मीन लाइफ का मतलब है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियाई है वो जो एवरेज, वो कितना एवरेज टाइम था। देख सकते हो कि एवरेज टाइम फॉर विच न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल एग्जिस्ट, कितने वो एवरेज टाइम न्यूक्लियाई का कौन सा न्यूक्लियाई है रेडियोएक्टिव सैंपल का जो एग्जिस्ट करता है। जो मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू उसको बोलते हैं टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई टू द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई। मतलब जैसे मान लिया हमें टाउ और लैम्डा के बीच में, यहाँ तो था टी हाफ और लैम्डा के बीच में, यहाँ मीन लाइफ और लैम्डा के बीच में फॉर्मूला बन सकता है। वो कैसे बनता है, देखो मान लिया हमारे पास एक ये एक रेडियोएक्टिव सोर्स, उसमें न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नोट इनिशियली निकलना शुरू हो गए, कुछ समय के बाद टी टाइम के बाद इसके अंदर कितने एटम रह चुके हैं, एन। ठीक है, अब टी टाइम में, अब डी टी टाइम में कितना निकलेंगे, डी टी टाइम में क्या निकलेंगे, डी एन, बट वो डी टी टाइम इतना कम है कि पता ही नहीं चलता, डी एन निकल जाते हैं। समझ रहे हो बात। मान लिया शुरू में कितने थे, 10 में से 3 निकल गए, वो 10 है ना जो एन नोट है, वो 10 में से 3 निकले, बच गए कितने, 7 कितने हैं, एन। अब एन में से डी एन निकलते हैं, 7 में से 1 या 2 निकल जाते हैं, 7 में से चलो 2 निकल गए, जो दो निकले हैं ना वो डी एन है। अब मान लिया पहले 5 सेकंड में निकल चुके थे, जब जो 7 रह गए थे ना, जब 7 रह रहे थे उसमें टाइम कितना, टी 5 सेकंड था मान लिया। ठीक है, तो 7 में से अब 2 और निकल जाते हैं, 7 में से 2 और निकल गए, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ ना एन का डी एन, 2 और निकल गए, बट टाइम अभी 5 सेकंड है, एकदम से निकल गए। तो डी टी जो था ना 2 सेकंड, जो मैंने बोला मान लिया 5.5 सेकंड में निकले 2, समझ रहे हो बात। तो जो 2 न्यूक्लियाई निकले हैं ना, जो 7 में से 2 निकल गए, टाइम अभी भी 5.1 सेकंड है मान लिया। ठीक है, तो नेग्लिजिबल टाइम है वो डी टी वाला, तो टी ले सकते हैं हम इसमें। तो इसने बोला है कि जो इसको क्या बोलते हैं, टोटल हाफ लाइफ ऑफ डी एन इन टाइम टी, टोटल हाफ लाइफ ऑफ डी एन न्यूक्लियाई इन टाइम टी। अब देखो अगर शुरू में कितने थे, एन नोट, तो अगर हम बात करेंगे टोटल टाइम फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ, टोटल टाइम स्मॉल टी है, जब इनिशियली कितने थे, टी इनिशियल कितने थे, एन नोट,
तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। देखो इसमें बिल्कुल आसान सी बात क्या है, ये क्या टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, ये टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई है। इंटीग्रेशन है 0 टू n नॉट टी डी एन और नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n नॉट। अब n कितना है, n नॉट e की माइनस के लैम्डा। इसको देखो हमें क्या चाहिए, dn चाहिए, n की वैल्यू दे रखी dn, इसका इंटीग्रेशन करके ही आ जाएगा। अगर मैं t 0 रखता हूँ, देखो यहाँ लिमिट चेंज करेंगे अब, क्योंकि हमारा जो dn है, dn की वैल्यू, तो यहाँ से देख सकते हो कि जो लिमिट है वो अब dt वाली चेंज हो जाएगी। ये एज इट इज़ 1/n नॉट 0 से इन्फिनिटी रहेगा। d एज इट इज़ dn की वैल्यू क्या रहेगी, ये ठीक है, ये वाली dn की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ये बचेगा। लैम्डा बाहर गया, n नोट से n नोट कट जाएगा, क्या बचेगा, टी ई की माइनस लैम्डा टी डी टी बचेगा। बेटा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा टाउ रहेगा 1/λ। ठीक है, अगर टाउ 1/λ है और टी हाफ कितना है 0.693/λ, तो 1/λ को मैं टाउ लिखता हूँ, तो यहाँ 1/λ को क्या लिख सकते हैं, टाउ, यानी कि 0.693 इंटू टाउ लिख सकते हैं इसको। यानी कि टी हाफ के लिए एक फॉर्मूला, टी हाफ और मीन लाइफ के बीच में फॉर्मूला निकाल दिया इस एक्सप्रेशन से भी, यानी कि टाउ है यहाँ पर मीन लाइफ रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से टी हाफ बन जाता है 0.693 इंटू टाउ, और या फिर हम टाउ निकाल सकते हैं, टी हाफ को 0.693 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है बैकरल, बी क्यू डी के पर सेकेंड, या क्यूरी बोलते हैं 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकरल। 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 बैकरल। ओके, तो ये है इसमें बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और रेडियो एक्टिव डीके लो, जिसमें हाफ लाइफ की बात करते हैं, मीन लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसमें हम बात कर रहे थे एन, यहाँ ग्राफ की बात कर रहे थे हम, इसको बोलते हैं डीके कर्व फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडीकेड, और वी कैन से दैट प्रेजेंट इन द दैट लेफ्ट इन द सैंपल। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडीकेड ऑफ द सैंपल। तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा, डिक्रीज होगी ऐसे, शुरू में तो मैक्सिमम वैल्यू होगी एन नोट की, फिर एन नोट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। टी हाफ पे एन नोट का हाफ रह जाएंगे पार्टिकल्स, न्यूक्लियाई अनडिकेड रहेंगे हाफ, और जो निकलेंगे एमिशन होगा जिनका, वो भी एन नोट बाई 2 होंगे। टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल न्यूक्लियाई का। एक फॉर्मूला है इसमें कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचेंगे एन हाफ लाइफ के बाद, एन हाफ लाइफ के बाद, ये फॉर्मूला है n इक्वल टू एन नोट इंटू 1/2 की पावर n। n क्या होता है यहाँ पे, n हाफ लाइफ्स, यानी कि t बाय, वैसे तो लिखते हैं t बाय t हाफ, तो n बाय n नोट, ये n नोट डिवाइड में आ गया, इसके n की वैल्यू रखेंगे t बाय t हाफ, t बाय t हाफ। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीकेड आफ्टर टाइम t, ये फ्रैक्शन में है। वैसे फॉर्मूला है n इक्वल टू एन नोट इंटू 1/2 की पावर n। n यहाँ पर कह सकते हो कि नंबर, जो सिंपल फॉर्मूला है n यहाँ पर कैपिटल n का, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीकेड n हाफ लाइफ्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी देखेंगे आप, लर्न करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।